Hello and welcome to Law Gurukul. In today's video, we will study the nature and sources of law and social engineering theory propounded by Russo Pott. Jurisprudence के बाकी लेक्चर्स UGC नेट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे या फिर इस आई बटन को क्लिक करके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नेचर ऑफ लॉ. डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग लॉ का अलग अलग नेचर बताया है. मगर अगर हम उन सभी ज्यूरिस्ट का अगर जिस्ट निकाले तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक लॉ के नेचर क्या क्या हो सकते हैं. Law is a general rule of human behavior in this state. It applies to all people of this state. All are equally subject to the laws of their state. Law humans के लिए बनाया गया. स्टेट में जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी पीपल हैं, उन सबका ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसका एक जनरल रूल बताता है और ये लॉ स्टेट के सभी पीपल पर इक्वली एप्लीकेबल होता है. Law is definite and it is formulated will of the state. It is a rule made and implemented by the state. लॉ एक डेफिनेट रूल होता है, ये एक फिक्स्ड रूल होता है जो स्टेट के विल के अकॉर्डिंग, स्टेट के नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट किया जाता है और ये लॉज स्टेट पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं और ये लॉ जो है वो स्टेट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है. स्टेट ऑलवेज एक्ट्स थ्रू लॉ. स्टेट लॉ को बनाता है और स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग काम भी करता है. जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो इन लॉज को अपने स्टेट में एनफोर्स करती है. Law creates binding and authoritative values or decisions or rules for all the people of state. Law state में जितने भी लोग रह रहे हैं उन पे एक बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव रूल क्रिएट करता है, यानी कि लॉ एक बाइंडिंग कैरेक्टर का होता है, ये अथॉरिटेटिव कैरेक्टर का होता है, जिससे लॉ में स्टेट में जितने भी पीपल है वो किस रूल के अकॉर्डिंग, किस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करेंगे वो सब कुछ लॉ डिसाइड करता है. Sovereignty of state is the basis of law and its binding character. Law का मेन पर्पस क्या है? स्टेट को सॉवरेंटी प्रोवाइड करना. इसीलिए लॉ का नेचर जो है वो टोटली बाइंडिंग होता है ऑन द स्टेट. The purpose of law is to provide peace, protection and security to the people. लॉ को स्टेट में अप्लाई करने का मोटिव क्या था, पर्पस क्या था कि स्टेट में पीस, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी इंश्योर की जाए. Law also provides protection to the rights and freedoms of the people. Law सिर्फ authoritative और binding rule ही नहीं बनाता है, ये people के rights और freedoms को protect भी करता है. All disputes among the people are settled by the courts on the basis of an interpretation and application of the laws of the state. State में जो लोग हैं उनके बीच में अगर किसी टाइप का dispute raise हो जाता है तो वो कहाँ solve होता है, कहाँ settle down होता है? कोर्ट में settle down होता है. कैसे सेटल डाउन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज. स्टेट के जो भी लॉज हैं उनका करेक्ट इंटरप्रिटेशन, उनका करेक्ट एप्लीकेशन करके उन पीपल के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है. रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द सैलिएंट फीचर ऑफ अ मॉडर्न लीगल सिस्टम एंड लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट. तो लॉ का अगर जिस निकाले लॉ के नेचर का तो ये निकलता है रूल ऑफ लॉ. लॉ का एक प्रॉपर रूल होना चाहिए. लॉ सभी के लिए इक्वल है और लॉ के थ्रू सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. So these 8 points are the basic nature of law. If you are preparing for a net exam तो इसमें से एक किसी पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन रेज किया जा सकता है और अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव आंसर अगर आपको लिखना है नेचर ऑफ लॉ के लिए तो ये पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन वाइज लिखने में काफी इजी होते हैं और काफी स्कोरिंग भी होता है. नेचर ऑफ लॉ को अब हम ज्यूरिस्ट के थ्रू समझेंगे कि किस ज्यूरिस्ट ने नेचर ऑफ लॉ का कैसा नेचर डिस्क्राइब किया गया. सबसे पहले है ऑस्टिन. ऑस्टिन इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल. ये हम जानते हैं ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल फॉर्मुलेट किया था. उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है. उन्होंने लॉ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है. He said that a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over them. ऑस्टिन क्या कह रहे हैं कि ये जो लॉ है वो गाइडेंस है. किसका गाइडेंस है? इंटेलिजेंट पीपल के द्वारा बनाया गया गाइडेंस है. किसके लिए है? इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स के लिए है. कुछ लोगों को पावर दी गई है उन जो दूसरे इंटेलिजेंट लोग हैं उनके ऊपर रूल करने के लिए. Austin says that positive law is the proper subject matter of study of jurisprudence. Austin की थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है. इसलिए ऑस्टिन लॉ को
पॉजिटिव लॉ कह रहे हैं, और ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो लॉ नहीं, वो पॉजिटिव लॉ होना चाहिए। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। ऑस्टिन ने लॉ के लिए कहा है दैट लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ सॉवरेन यानी स्टेट के साइड से आया हुआ कमांड है, और कमांड क्या इंप्लाई करता है? कमांड इंप्लाई करता है ड्यूटी एंड सैंक्शन। तो ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन चीजें लॉ के लिए जरूरी है। क्या? कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। ये तीनों चीजें इनसेपरेबल है और कनेक्टेड टर्म्स में है। नाउ सी द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड लाइक ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ के कौन से कितने पार्ट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है? तो तीन पार्ट्स है, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। या फिर इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन ये तीनों लॉ के इनसेपरेबल पार्ट्स है। ये थ्योरी किसने दी थी? तो ऑस्टिन ने दी थी। ठीक है। The theory states that there is a clear-cut division between the sphere of legislature and judiciary. ऑस्टिन सेकंड थ्योरी क्या बता रहे हैं लॉ के लिए कि लॉ के अंदर जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी है दोनों का अपना अलग अलग स्फेयर है, अपना अलग अलग रूल है। एक लॉ बनाने का काम करता है दैट इज लेजिस्लेचर, एंड जुडिशरी क्या करता है? वो लॉ को अप्लाई करता है। सो ऑस्टिन बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी है दोनों का अपना अलग अलग वर्किंग स्फेयर है और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन अब इस तरह से पूछा जा सकता है कि हु सेड, या फिर किस थ्योरी के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग अलग स्फेयर्स में माना गया है? ठीक है, तो ये होगा ऑस्टिन्स थ्योरी। एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब इसे भी समझिए, ऑस्टिन की जो थ्योरी वो एनालिटिकल स्कूल की है, ठीक है, और ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ कैसा है? पॉजिटिव लॉ है। तो अगर हम इसे एनालिटिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहें तो वो भी सेम बात है, यानी कि हम यहाँ ऑस्टिन की थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। So this school believes that typical law is a statute and legislation is normal source of lawmaking. अब ऑस्टिन के अकॉर्डिंग नेचर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल के जो भी जूरिस्ट है उनके अकॉर्डिंग लॉ का सोर्स क्या होता है? सो एनालिटिकल स्कूल के जो भी जूरिस्ट है उनका ये मानना है कि लॉ एक लेजिस्लेशन है, लॉ एक स्टैट्यूट के फॉर्म में है, इसलिए लेजिस्लेशन ही लॉ का नॉर्मल सोर्स माना जा सकता है। जो इसके एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट है उनका ये कहना है कि कोर्ट्स जो है वो लॉ फॉर्मुलेट नहीं करता है। They do not admit the claim of customs and tradition as a source of law. एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट है वो कस्टम्स और ट्रेडिशन को भी लॉ का सोर्स नहीं मानते हैं। सो बेसिकली अगर ऑस्टिन थ्योरी की बात करें, ऑस्टिन स्कूल की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग लॉ का सोर्स क्या है? दे ओनली रिगार्ड लेजिस्लेशन एज द सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ का सोर्स सिर्फ लेजिस्लेशन है, सो एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ के कितने सोर्सेस होते हैं। सो एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ का सिर्फ एक सोर्स होता है, लेजिस्लेशन। ये कस्टम और कोर्ट को लॉ का सोर्स नहीं मानते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिकल जूरिस्ट, सैविनी, हेनरी मैने पूछता, ये सभी हिस्टोरिकल जूरिस्ट है। इनके अकॉर्डिंग लॉ इज नॉट मेड बट फॉर्म्ड, यानी कि लॉ को बनाया नहीं जा सकता, ये खुद से फॉर्म होकर आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम द फाउंडेशन ऑफ लॉ लाइज इन द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द प्रैक्टिसेस, यूजेज एंड कस्टम्स फॉलोड बाय द पीपल। हिस्टोरिकल जूरिस्ट का ये कहना है कि लॉ ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर से डेवलप हुआ है, उनके प्रैक्टिस, उनके जो यूजेस है और वो जिस तरह से बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑटोमेटिकली फॉर्म हुआ है, इसे बनाया नहीं गया है। Therefore, for them, customs and uses are the sources of law. इनके हिस्टोरिकल जूरिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ का मेन सोर्स क्या है? कस्टम्स एंड यूजेस, क्योंकि हिस्टोरिकल जूरिस्ट है इसलिए पुराने कस्टम्स और यूजेस को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग लॉ का मेन सोर्स है कस्टम एंड यूजेजेस। Historical sources are the rules that are subsequently turned into legal principles. Historical jurists ये कहते हैं कि ये जो हमारे historical sources है यानी customs और usages है, ये later on बाद में जब वो कंटिन्यू फॉलो होते गए तो फिर इन्होंने लीगल रूप ले लिया था। हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या है? एक होता है अनऑथोरिटेटिव राइटिंग, यानी कि कस्टम, श्रुति स्मृति जो लोग पहले से सुनते आए हैं, करते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, वो सभी हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ है। सेकेंड इज लीगल सोर्सेज। Now legal sources are further divided into customs, legislation, precedent
and conventional laws, treaties, etc. तो historical sources of law दो होते हैं, unauthoritative writings and legal sources. Further legal sources को 4 categories में divide किया गया है. So these are the sources of law as per historical jurist. Now coming to sociological school. Sociological school में सबसे ज्यादा important है रूसो-पोंट की theory. रूसो-पोंट, he was a writer on sociological jurisprudence. रूसो-पोंट ने sociological jurisprudence की theory लिखी थी. He concentrated more on functional aspect of law, so his approach is also called functional school. Sociological school को हम functional school भी कह सकते हैं क्योंकि रूसो-पोंट ने law को basically एक functional aspect माना था. His main thesis was on social engineering. रूसो-पोंट ने जिस theory law के लिए जिस theory को propound किया था उसका नाम था social engineering theory of law. The law is an ordering of conduct. रूसो-पोंट के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो ऑर्डर, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका ऑर्डर कंडक्ट करता है. मेक द गुड्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग क्लेम्स गो विद द लीस्ट फ्रिक्शन एंड वेस्ट. रूसो-पोंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, उसे ऑर्डर कैसे करना चाहिए, प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए. प्रायोरिटी देनी चाहिए कि पहले जो हमारे पास चीजें हैं उसका अच्छा यूज किया जाए. सेकंड, चीजों को वेस्ट कम किया जाए और जो ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई किया जाए. तो दिस वाज द बेसिक थ्योरी ऑफ रूसो-पोंट. द एंड ऑफ लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई अ मैक्सिमम ऑफ वांट्स विद अ मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन. रूसो-पोंट की थ्योरी क्या है लॉ के लिए? रूसो-पोंट का ये मानना है कि जो लॉ है उसका मेन पर्पस क्या है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना और उसमें से ह्यूमन बिहेवियर में से कुछ अच्छी चीजें निकालना और विद अ मिनिमम फ्रिक्शन, यानी जो वेस्टेज है, जो फ्रिक्शन है, जो डिस्प्यूट है वो कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए लॉ के थ्रू. रूसो-पोंट ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी बेस करी है वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है. जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है. तो सोशल इंजीनियरिंग मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी. सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू रूसो-पोंट ने ये बताया है कि जो पीपल है, ह्यूमन बीइंग्स हैं सोसाइटी के, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनमें कंपटीशन होता है और इनको किस तरह से अरेंज करना चाहिए, प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, इन सब की थ्योरी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में बताई है. ही क्लासिफाइज द इंटरेस्ट अंडर 3 हेड्स. रूसो-पोंट की सोशल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, ये जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को इन्होंने 3 हेड में कैटेगराइज किया गया है. प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट. ठीक है. Every society has certain basic assumptions upon which its ordering rests. रूसो-पोंट ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके कुछ बेसिक assumptions होते हैं. Though for the most part these may be implicit rather than expressly formulated. और ये assumptions को हम implied assumptions मानते हैं, ना कि express assumptions. Certain of these assumptions may be identified as a dual postulate of the legal system. रूसो-पोंट ये कह रहे हैं कि ये जो assumption assume कर रहे हैं human behavior के लिए, ये implied होते हैं और इन assumptions को ही dual postulate बोला गया है in the legal system. ये ड्यूरल पोस्टुलेट क्लियर हुआ? ये सब चीजें ध्यान से समझिए क्योंकि थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना थ्योरी के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से थ्योरी से रिलेट करता है या किसके थ्योरी से रिलेट करता है. इसलिए थ्योरी क्या है वो समझना जरूरी है. पहले तो हमने समझा कि 3 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं जिसमें बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. सेकेंडली रूसो-पोंट ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि इम्प्लाइड एजम्पशंस है, ना कि एक्सप्रेस एजम्पशंस है. ठीक है. थर्डली ये कह रहे हैं कि जो एजम्पशन है इसे हम ड्यूरल पोस्टुलेट कहते हैं इन द लीगल टर्म. क्लियर? नाउ ड्यूरल पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन्स मोस्ट एडिक्वेटली ह्यूमन क्लेम्स, डिमांड्स और इंटरेस्ट. ड्यूरल पोस्टुलेट्स क्या है? ये ह्यूमन क्लेम, डिमांड और इंटरेस्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करता है. Pont has made an attempt to state these for existing civilized society. अब Pont ने इन ड्यूरल पोस्टुलेट्स को, ये जो assumption हम कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका क्लेम, डिमांड और इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए हैं
और ये पॉइंट्स सिर्फ रूसो पॉन्डे ने अपनी थ्योरी में बताए, ये एक्सक्लूसिव यानी कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होने ही चाहिए। उन्होंने जस्ट एक थ्योरी दी है कि ये चीजें लोग एज्यूम करते हैं, ये सभी चीजें ड्यूरल पोस्टुलेट की कैटेगरी में आते हैं। ये है क्या? रूसो पॉन्डे ने 5 ड्यूरल पोस्टुलेट्स बताए हैं। Men must be able to assume that others will commit no intentional aggression upon them. जब ह्यूमन सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई दूसरा पर्सन बेवजह उन पर इंटेंशनल अग्रेशन नहीं दिखाएगा। So this is the first assumption as per Rousseau Pons theory. Men may control for their beneficial use what they have created or discovered. Second assumption रूसो पॉन्ड ये बता रहे कि मैन जिसने अपने खुद के मेहनत से, अपने एफर्ट से कुछ क्रिएट या डिस्कवर किया है, तो वो मैन उसे अपने पर्पस के लिए या फिर किसी और के बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकता है, और उस चीज पर जिसने उसे डिस्कवर किया या क्रिएट किया है उसका फुल कंट्रोल होता है। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विल एक्ट इन गुड फेथ। ये थर्ड एजम्पशन है कि सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है वो सभी गुड फेथ में काम करेंगे। Fourth is, men who are engaged in some course of conduct will act with due care not to cast an unbreakable risk of injury upon others. Fourth assumption ये है कि मैन जो ह्यूमन है वो सोसाइटी में रह रहे हैं, वो किसी टाइप का नेग्लिजेंस कमिट नहीं करेंगे, वो अपना सारा ही काम प्रॉपर अटेंशन और केयर के साथ करेंगे सो दैट उनकी लापरवाही की वजह से किसी और को रिस्क या इंजरी ना हो। Fifth assumption is, those who maintain things likely to get out of hand or escape and damage will restrain them or keep them within their proper bounds. Fifth assumption ये है कि अगर किसी के पास कोई इस टाइप का डैमेजेबल आर्टिकल या चीज है जिसके एस्केप हो जाने से या फिर उसके पोजीशन से बाहर चले जाने से किसी टाइप का नुकसान हो सकता है, तो ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को अब प्रॉपर रेस्ट्रेन करके उसके प्रॉपर बाउंड्स के अंदर रखेगा, उसे एस्केप होने नहीं देगा। सो दीज आर द 5 ड्यूरल पोस्टुलेट प्रोपाउंडेड बाय रूसो पॉन्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये ड्यूरल पोस्टुलेट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं इन सबको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई प्रिंसिपल लिख करके कि क्या ये रूसो पॉन्ट की ड्यूरल जो पोस्टुलेट थ्योरी है उसमें ये आता है या नहीं आता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दीज 5 पोस्टुलेट्स। सो दिस वाज द सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ रूसो पॉन्ट। नाउ पॉन्स थ्योरी क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एंड द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ एंड द टास्क ऑफ लॉ इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर। तो पॉन्ट की थ्योरी का जिस्ट क्या निकलता है कि ह्यूमन इंटरेस्ट जो है वो लॉ का मेन सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, और ह्यूमंस के वांट्स को सेटिस्फाई करना, उनके डिजायर्स को सेटिस्फाई करना विद दोस 5 assumptions इज द बेसिक नेचर ऑफ लॉ। इट इज द ड्यूटी ऑफ लॉ टू मेक अ वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। रूसो पॉन्ट ये कह रहे हैं कि लॉ का ये काम है कि ये 3 इंटरेस्ट उन्होंने बताया है, पब्लिक, प्राइवेट एंड सोशल, इन तीनों इंटरेस्ट का प्रॉपर वैल्यूएशन करना। There is no any hard and fast rule for the valuation of interest. They are relative. रूसो पॉन्ट ये कह रहे हैं कि जो 3 इंटरेस्ट है उनको किस तरह से वैल्यूएट किया जाएगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। It is the responsibility of the jurist to make study of the interest and to evaluate them by sociological technique या फिर sociological school. ये jurist के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस इंटरेस्ट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसे किस टेक्निक के थ्रू इवेल्युएट कर रहे हैं। They believe that law is taken from many sources and not just one. Sociological jurists के अकॉर्डिंग लॉ के सोर्सेस क्या है? उनके अकॉर्डिंग लॉ का कोई एक सोर्स नहीं है। सामंत भी एक सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट ही थे। उन्होंने सोर्सेस ऑफ लॉ को इस तरह से क्लासिफाई किया है। उनके अकॉर्डिंग 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, फॉर्मल सोर्सेस एंड मटेरियल सोर्सेस। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ के कौन कौन से सोर्सेस हैं, तो इट इज फॉर्मल सोर्सेस एंड मटेरियल सोर्सेस। सेकेंडली ये पूछा जाता है कि किस जूरिस्ट ने लॉ के 2 सोर्सेस बताए हैं, फॉर्मल सोर्सेस एंड मटेरियल सोर्सेस, तो ये बताया है सामंत ने, ठीक है। इसलिए नाम के साथ इन सोर्सेस को याद रखना है और ये कौन से स्कूल या कौन से जूरिस्ट से रिलेट करते हैं वो भी याद रखना है। नाउ लेट्स सी कि थ्योरी के बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम जून 2015।
Which of the following is not a dual postulate of the legal system of a society as propounded by Rousseau Pont? So in a civilized society, men must be able to assume that there will be no intentional aggression. ये जो इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से ड्यूअल पोस्टुलेट जो रूसो पॉन्ट ने थ्योरी बताई है वो इनमें से कौन सा एक उस ड्यूअल पोस्टुलेट की कैटेगरी में नहीं आता है? ओके, सो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना. If you like the video and think that the video will be helpful for you, please subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss out any lecture. Thank you.